गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि उनके बिना हम एक अच्छे जीवन की कामना ही नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो करना ही है। सबसे ज्यादा इसको ध्यान रखना है अपनी लाइफ के लिए, ताकि हमारे अधिकारों का हनन ना हो पाए, ना हम किसी के अधिकारों को छीने और ना ही कोई हमारे अधिकारों को छीन पाए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या जानना है। इस चैप्टर में हम जानेंगे अधिकारों के महत्व को। आखिर क्या महत्व है इन अधिकारों का, हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, ये अधिकार हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारी सरकार के लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है, ये हमें जानना है। और साथ ही जानेंगे हमारे मौलिक कर्तव्यों को जो हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पार्ट में हम जानेंगे अधिकारों के बारे में, जबकि वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों की। सबसे पहले देखते हैं अधिकारों का क्या महत्व है। हमारे अधिकारों के महत्व को जानने के लिए एनसीईआरटी की एक पिक उठाई गई है और इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है इससे बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है हमारे अधिकार हमारे लिए। यहाँ पर देखिएगा एक सिचुएशन दी गई है, एक घटना दी गई है 1982 की, जब हमारे देश में एशियाई गेम होने थे और एशियाई खेलों के लिए बहुत सारे फ्लाई ओवर और स्टेडियम बनाने थे। ये फ्लाईओवर और स्टेडियम बनाने के लिए ठेकेदारों को ठेका दिया गया कि वो मजदूर और मिस्त्रियों की सहायता से इस काम को पूरा करें। अब क्या हुआ कि ठेकेदारों ने बहुत ही कम मजदूरी पर इन मजदूरों को रख लिया, जबकि हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी डिसाइड कर रखी है कि मजदूरों को यानी कि दिहाड़ी जो है वो कितनी दी जाएगी। अब शिकायत पहुंचती है समाज वैज्ञानिकों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है कि बहुत कम मजदूरी पर इन मजदूरों से काम लिया गया है और इस तरीके से बहुत कम मजदूरी देकर काम लेना बंधुआ मजदूरी जैसा है, अधिकारों का हनन है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है कि हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता। अगर उन मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी गई है तो ये उनका शोषण है और शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत ये मुकदमा जब सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और सरकार को गाइडेंस दी जाती है, निर्देश दिया जाता है कि इन मजदूरों को कम से कम मजदूरी जो दी गई है उसको पूरा किया जाए। जो मजदूरी तय की गई है सरकार द्वारा कि एक दिन की दिहाड़ी इतनी होती है मजदूरों की, तो उसके अनुसार उनको मजदूरी दी जाए, बाद में उनको मजदूरी दी जाती है। तो अगर इन मजदूरों को पहले पता होता कि उनका राइट क्या है, उनका अधिकार क्या है, तो इस तरीके का शोषण उनका नहीं होता। एक और एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ये भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है एक लड़के का जो कि 23 साल का था। इस लड़के ने, असम की घटना है, किसी को चोट पहुंचाई थी और मुकदमे की सुनवाई के दौरान पता चलता है कि वो लड़का मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब किसी अस्वस्थ व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये हमारे संविधान के अनुसार है। तो पहले उसका इलाज करवाया जाएगा, उसके बाद उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अब उस लड़के को अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। ये एडमिट के बाद लड़का ठीक भी हो जाता है, हॉस्पिटल से एप्लीकेशन भी जाती है कि ये ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो हिरासत में ही रहता है। जब वो 70 साल का हो गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये वो संस्था है जो मानव अधिकारों की रक्षा करती है, इसकी टीम ने बंदियों का जब निरीक्षण किया जो जेल में बंद थे, तब पता चला कि इसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसको तो कोई सजा ही नहीं हुई है। बिना सजा हुए ये इतने सालों से, लगभग 54 सालों से वो हिरासत में है, अब जिसका जुर्म अभी साबित ही नहीं हुआ। तो ये भी तो उसके अधिकारों का हनन है, उसके जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार उसका हनन है। उसका सारा जीवन ऐसे ही बीत गया तो ये भी तो उसके अधिकारों को छीना गया है। यहाँ पर एक कार्टून में जो दिखाया गया है,
बात की गई है कि अगर ये लड़का, जिसका नाम मच्चल लालूंग था, अगर ये लड़का धनी और ताकतवर होता तो क्या उसके साथ ऐसा होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उसको अपने अधिकारों का पता होता तो उसके अधिकार इस तरीके से कभी नहीं छीने जाते कि उसकी जिंदगी के 54 साल खराब हो जाते। दूसरी तरफ जो पहले हमने एग्जाम्पल लिया था कि ठेकेदार ने बहुत कम मजदूरी पर इन लोगों को लगाया था, मजदूरों को, अगर वे लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? क्या उनके मौलिक अधिकार इस तरह से छीने जाते? ये भी बात बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब हमें अपने अधिकारों का पता नहीं होता और हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाते। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को जानें और हमारे जो अधिकार हैं, हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं, ये अधिकार हैं हमारे मौलिक अधिकार। अभी हम इनकी बात करने वाले हैं कि हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और कैसे इनको हमारे संविधान में व्यवस्थित किया गया है। चलिए बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने किस देश की नकल करके लिए हैं? ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, उसी की नकल की गई कि वहां पर नागरिकों को जिस तरीके से अधिकार दिए हैं, ऐसे ही हमारे देश में भी नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे और वो कहलाएंगे मौलिक अधिकार। तो हमारे मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका की नकल करके हमने शामिल किए हैं। फिर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान में कैसे व्यवस्थित किए गए हैं? संविधान के भाग 3 के अंदर, चैप्टर कहो, भाग कहो, पार्ट कहो या अध्याय कहो, ये भाग 3 के अंदर हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसके अंदर जो पॉइंट्स डाले गए हैं यानी कि अनुच्छेद हैं, वो 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। देखिएगा, मौलिक अधिकार वे अधिकार जो अच्छे जीवन के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जरूरी हैं और जिन्हें हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया है, उन्हीं को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। जैसे जीवन जीने के लिए हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, आपने सबने सुना है। तो जिस तरीके से ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ऐसे ही मूलभूत अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं जो हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि इनकी विशेषता क्या है, क्या खासियत है मौलिक अधिकारों की। पहली बात तो ये कि सभी नागरिकों को समान रूप से दिए गए हैं, ना कोई जाति, धर्म, वंश या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। जब हमें मौलिक अधिकार दिए गए तो समान रूप से सब लोगों को दिए गए हैं। नागरिक और विदेशी में अंतर किया जाता है, नागरिकों को सारे अधिकार मिलते हैं जबकि विदेशियों को कुछ ही अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर सारे अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं हो सकते कभी भी। संविधान में विस्तृत वर्णन, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। यह हमने पहले भी बात की थी कि विस्तार से हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम न्याय की मांग कर सकते हैं, तो न्यायालय में जा सकते हैं और हमारे मौलिक अधिकार हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असीमित नहीं है। अब ऐसी बात तो नहीं है कि मौलिक अधिकारों की कोई सीमा नहीं है, ये सीमित है, इनको असीमित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब देश में इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे बैन हो जाते हैं। कुछ अधिकार सरकार जब अनाउंस करती है उसके बाद बैन होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये असीमित हो। सरकार पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। मौलिक अधिकार हर नागरिक को मिलते हैं और सरकार पर अंकुश लगाते हैं। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती मौलिक अधिकारों के मामले में। तो इस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। ये देखिएगा कैसी इमेज में इनको डाला गया है ताकि आप इनके महत्व को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सको। एक बार इन सभी अधिकारों को ऊपरी तौर से देख लेते हैं, बाद में हम इन अधिकारों को एक्सप्लेन भी करेंगे। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, यानी कि हम सब लोग समान हैं, पहला अधिकार। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा दिया गया संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिएगा, पांचों के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ हमें मिली है समानता, यहाँ हमें दी गई है स्वतंत्रता, यहाँ दी गई है शोषण के विरुद्ध, यानी कि कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, चाहे हम किसी धर्म को अपनाएं या छोड़ें। अगले है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति, हमारे कल्चर को अपनाना, शिक्षा पाने का अधिकार, ये इसमें दिया गया है। छठा जो अधिकार है ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें नाम से कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को इसी में होती है। देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अधिकार है, अगर ये पांचों अधिकार आपके कोई छीनता है, आपके इन अधिकारों का हनन होता है, तो आपकी रक्षा करता है ये अधिकार, छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार यानी कि इलाज करता है, यानी कि आप न्यायालय में जा सकते हो, न्याय की मांग कर सकते हो। तो ये अधिकार, पांच अधिकार व्यर्थ हैं जब तक कि आपको छठा अधिकार नहीं दिया जाता। तो हमारे संविधान में ये 6 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब संविधान में अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमें सब अधिकार दिए गए थे, 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब अधिकार 6 है। तो फिर ये 7वां कौन सा था? ये 7वां जो अधिकार था, ये था संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया था, क्योंकि नहीं लगा कि ये उचित है, तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था संविधान में संशोधन करके, और ये संशोधन था 44वां संशोधन, और ये हुआ था 1978 में। 1978 में संविधान में एक संशोधन किया और हमने 7वें अधिकार को हटा दिया। तो अब हमारे पास ये 6 अधिकार हैं जिनकी हमने अब बात की। आइए अब इनको थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार में किन किन समानताओं की बात की गई है ये भी हमें जानना है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार की बात करें तो ये अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखा गया है या इसका वर्णन किया गया है। अब आर्टिकल वाइज आप याद रख पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी सिस्टम से अगर आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो आसानी से याद भी रख पाएंगे। अब 14 से 18 तक है और इसमें 5 ही पॉइंट है कि कौन कौन से अधिकार इसमें आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें कानून के समक्ष समानता की। कानून के सामने सब लोग समान हैं, कानून सबकी समान रूप से रक्षा करता है, समान अपराध के लिए समान सजा दी जाएगी, ये हमें इस अधिकार में बताया गया है। इसी से रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 2 दोस्त होटल में चाय पीने गए। अब होटल वाले ने उनसे जाति पूछी और जाति पूछने के बाद एक को तो अच्छे कप में चाय दे दी और दूसरे को मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दे दी। क्या ऐसा करना समानता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कानून के समक्ष समानता ये दिखाती है कि कानून की नजर में हम सब समान होंगे। सेकंड, ये भेदभाव कहा जाएगा अगर उनको अलग अलग कप में, अलग टाइप के कुल्हड़ में अगर चाय दी गई है तो भेदभाव कहा जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में साफ तौर से लिखा है कि सब जाति, धर्म, वंश और लिंग के व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, अगर हम बात करें अवसर की समानता, सबको अपना विकास करने के समान अवसर दिए जाएंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में है कि टीवी चैनल पर जो समाचार आते हैं, समाचार पढ़ने वाले जो लोग थे उनमें से जिनकी उम्र 45 हो चुकी थी उनको समाचार पढ़ने पर रोक लगा दी जाती है। अब 2 महिलाओं पर तो रोक लगाई जाती है, लेकिन पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? समान अवसर नहीं दिए उनको, भेदभाव किया गया। तो यहाँ पर ये समानता हमें पता होनी चाहिए कि हमें अधिकार है, अवसर की समानता हमें दी जाए। छुआछूत का अंत, कोई अस्पृश्यता को नहीं अपनाएगा, छुआछूत को नहीं मानेगा। अपनी दादी से अगर आप पूछ के देखेंगे तो वो बताएंगी कि पहले छुआछूत बहुत होता था, निम्न जातियों में बहुत भेदभाव होता था। अगर वो टच हो जाते तो उनको नहाने जाते थे या फिर उनको नीचे जमीन में बैठने दिया जाता था। लेकिन आज के समय में हमारे संविधान के अनुसार छुआछूत का अंत कर दिया गया है और ये हमें बताया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर।
इसके अलावा उपाधियों का अंत किया गया। सरकार की तरफ से अपने चमचों को कुछ उपाधियां दी जाती थी, तो अब ऐसी कोई उपाधि, हाँ, योग्यता के आधार पर पुरस्कार जरूर दिए जाते हैं, लेकिन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इस तरीके से समानता के अधिकार में ये 5 समानताएं हमें बताई गई हैं। कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का अंत कर दिया, अवसर की हमें समानता दी गई, छुआछूत का अंत कर दिया और फिर उपाधियों का अंत कर दिया। ये था हमारा समानता का अधिकार। नेक्स्ट हम जानते हैं हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में क्या दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है और ये आर्टिकल 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। 19 में हमें बताया है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में हम आ जा सकते हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। देश के किसी भी भाग में निवास करने की, बसने की, संपत्ति खरीदने की हमें स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमारे पास है। संपत्ति का अधिकार, ये हमने बात की, हटा दिया गया है, तो ये अब इस समय यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इसी के अंदर अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है कि अपराध अगर कोई करता है तो उसको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी और वो सजा उस समय के कानून के अनुसार होगी। तो अपराध की दोष सिद्धि के विषय में भी संरक्षण दिया गया है। प्राण और जीवन की सुरक्षा है। बंदीकरण की अवस्था में भी संरक्षण है कि अगर किसी को बंदी बनाया जाता है तो उसके भी कुछ अधिकार हैं। इस अधिकार में सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि उसे हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। अगर कोई गिरफ्तार करता है तो उसको बताना होगा कि गिरफ्तार करने का कारण क्या है। अगर किसी को गिरफ्तार किया भी जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ेगा, यानी कि कोर्ट में उसकी पेशी होगी और उसको अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। सबसे ज्यादा जो शोषण होता है वो इस अवस्था में होता है कि जब व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता नहीं होता। हमारा तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध, शोषण अगर होता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने का, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार हमारे पास है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर। क्या शोषण होता था कि पहले जैसे आजकल सब्जी मंडी लगती है ऐसे ही दासों की मंडियां लगती थी, दासों की खरीद और बिक्री होती थी, तो उसको बंद कर दिया गया है। अब मनुष्य की कोई भी खरीद और बिक्री नहीं होगी, बेगार पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 14 साल से कम आयु के बच्चे वे कारखाने और खानों में काम करने नहीं जाएंगे। पहले 14 साल से कम आयु के बच्चों से बहुत काम करवाया जाता था क्योंकि ये कम मजदूरी पर मिल जाते थे। अब ये तो उनकी मजबूरी है कि उनको काम करना पड़ रहा है, इसीलिए तो हमारी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है कि ताकि वो स्कूल में जाएं, वहीं पर उनको खाना दिया जाता है, वहीं पर उनके लिए सारी सुविधाएं होती हैं। तो 14 साल से कम आयु के बच्चों से काम करवाना वो कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम अपने नेक्स्ट अधिकार की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, और इस अधिकार का वर्णन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रता में दिया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम अपने धर्म को छोड़े दूसरे धर्म को अपनाएं। सब धर्म समान है और सभी धर्मों को समान महत्व हमारे देश में दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं को कुछ कर में भी छूट दी गई है, टैक्स में छूट दी गई है, लेकिन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिएगा हमारे स्कूलों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, नैतिक शिक्षा तो अवश्य है। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये कोशिश की गई है कि सभी धर्म समान समझे जाएं, सभी धर्मों में भाईचारे की भावना हो और कोई भेदभाव ना हो। राज्य यानी कि हमारा देश धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हमारा 5वां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 से और 30 के अंदर। अब संस्कृति यानी कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी अपनी भाषा, हमारी लिपि और हमारा कल्चर यानी कि हमारा खान पीन और पहनावा, उसको बनाए रखने का हमारा अधिकार है।
अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनके प्रबंध करने का अधिकार है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अब देखिएगा, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार तो दिया गया था हमारे मौलिक अधिकारों में, लेकिन शिक्षा का मौलिक अधिकार पहले शामिल नहीं था। शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो बाद में संविधान में शामिल किया गया, और ये शामिल किया गया 21A अनुच्छेद के अंदर। और 21A में ये स्पष्ट किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं अपना लास्ट अधिकार, छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अधिकार संविधान में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 के अंदर। इस अधिकार के बिना ऊपर आपके पांचों अधिकार व्यर्थ हैं, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर कोई अधिकार छीनता है तो क्या करेंगे? जब तक आपको न्याय की व्यवस्था नहीं की जाएगी, जब तक ये व्यवस्था नहीं की जाएगी कि ये 5 अधिकार अगर आपको नहीं दिए गए तो आप क्या करेंगे, तब आपके पास क्या सिचुएशन है, क्या सॉल्यूशन है उनका कि आप क्या करने वाले हैं? तो आप क्या करेंगे? न्याय की मांग करेंगे। और न्याय की जो मांग की गई है, ये व्यवस्था की गई है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 तरह की रिट लगाई जाती हैं, और ये 5 तरह की रिट जो है ये सर्वोच्च न्यायालय घोषित करता है। और कौन कौन से हैं? देखिएगा, ये 5 रिट। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्ष लाया जाए, सामने लाया जाए, ये आदेश देता है सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायालय ये आदेश तभी देगा जब किसी व्यक्ति को बंदी बना के अपने पास रख लिया गया है और उसको न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। इसका मतलब उसके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है बंदी को प्रत्यक्ष लाया जाए, यानी कि उसको सामने प्रस्तुत किया जाए। तो सामने प्रस्तुत करना इसका अर्थ निकलता है, ये आपको ध्यान भी रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में, कि किसी को सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट जो रिट है वो है परमादेश। परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? ये भी न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है। किसी को काम करने के लिए कहा जाता है जब वो अपने काम को नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अब न्यायालय कब रोकेगा? जब कोई व्यक्ति या संस्था या सरकार कोई ऐसा काम कर रही हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो उसको रोकने के लिए कहती है। और रोकने के लिए जब न्यायालय आदेश देता है तो उस अधिकार को कहा जाएगा प्रतिषेध। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण क्या है? यानी कि ऊपर मंगवा लेना। ऊपर मंगवा लेना यानी कि जब न्यायालय को ये लगता है कि नीचे वाला न्यायालय या नीचे जो मामला है वो सही से समाधान नहीं हो रहा है या उसके ऊपर सेटिस्फैक्टरी कार्रवाई नहीं हो रही, तो नीचे के न्यायालय से ऊपर के न्यायालय में उस मामले को मंगवा लिया जाता है, तो उसको फिर बोलते हैं उत्प्रेषण का अधिकार। नेक्स्ट एंड लास्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी कि पूछते हैं कि क्या अधिकार है, क्या अधिकार है आपका। और ये रिट उस समय लागू की जाती है जब कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके काम करता है, ऐसा काम करता है जो उस पद पर रहते हुए वो नहीं कर सकता, उस पद के योग्य वो नहीं है काम। तब वो पूछा जाता है न्यायालय द्वारा कि ये काम तुम किस अधिकार से कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारा न्यायालय वो 5 प्रकार के रिट लगा सकता है और मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला है वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार। एक बार ये मौलिक अधिकार दोबारा से नजर डाल लें। सबसे पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार। और ये 5 अधिकार नहीं मिलते हैं तब हमें दिया गया है छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
उम्मीद है कि ये अधिकार आप अच्छे से जान गए होंगे। इन अधिकारों को हमने एक टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं करना, हमेशा इनको याद रखिए ताकि आपका शोषण ना हो, आप जागरूक बने रहें और अपने अधिकारों को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।